Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12th of physics. And we were going ahead with the chapter nuclei, and topic that we did in the previous class was alpha, beta and gamma decay जो हमने end up किया था. And today we will start with another part of the same chapter, and that is radioactivity. ठीक है? So today we will discuss and we will talk about radioactivity. ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था कि what is radioactivity, इसका बेसिक पढ़ लिया था, डीकेस पढ़ लिए थे, अल्फा, बीटा एंड गामा. सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सर्टेन लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी. रेडियोएक्टिविटी जब होती है, डीके होता है किसी सैंपल का, किसी न्यूक्लियाई का, तो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन एंड हाउ इज द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी कंटिन्यू. ठीक है? सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ रेडियोएक्टिविटी. ओके, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो चलो देखते हैं. इन लेट आफ्टर दीज डिकेज केम इनटू प्ले, जब ये डिके और ये सब देखा गया और पता लगा कि ये एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें रेडियो एक्टिविटी टेक प्लेस करती है, न्यूक्लियाई डिके करता है टू गिव अल्फा पार्टिकल, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके विद रिलीज ऑफ रेडिएशन दैट इज गामा रेडिएशन. इसी के साथ साथ रदरफोर्ड एंड सोडी, ठीक है, रदरफोर्ड एंड सोडी, Rutherford's and Soddy's experiment. Rutherford's and Soddy's experiment. They gave a law. Basically, it was based on statistics. जो इन्होंने एक law दिया. And the law क्या कहता था? Law बता ये कहता था कि suppose एक particular sample लिया है तुमने of a radioactive material जिसमें उसके न्यूक्लियाई है, और जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, ठीक है, दैट मींस एट टाइम t is equals to 0, एट टाइम t is equals to 0, जब तुमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, आई ऑलवेज टेल यू, जब t equal to 0 की बात करते हैं, इनिशियल की बात करते हैं. इनिशियल का मतलब वो स्टार्ट नहीं है, इनिशियल का मतलब कि आपके ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट है. सो एट t is equals to 0, मान लो कि n were the number of undecayed nuclei, undecayed nuclei मतलब जो प्रेजेंट है, जो at t is equals to 0 पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये बचे हुए न्यूक्लियाई, उसकी बात कर रहा है. ठीक है, आई अगेन रिपीट, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि at t is equals to 0 मतलब स्टार्ट है, इनिशियल नहीं है. at t equal to 0 से कहने का मतलब है जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट है. ठीक है, इसको n नॉट भी लिख सकते हो तुम इनिशियल प्रेजेंस लेने के लिए. n नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. क्या कहता है? तो इनके लॉ, एक स्टैटिस्टिकल लॉ ने एक चीज बताई, दैट द रेट ऑफ डीके और द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, एक ही बात है, रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन was directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that time या at that instant. तो उस समय, उस पर्टिकुलर समय का जो रेट ऑफ डिके होगा at that time will be directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that time. बात समझने की कोशिश करो. तो जो ये रेट ऑफ डीके की बात करा कि वो पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ डीके है वो किस पे डिपेंडेंट है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड सैंपल प्रेजेंट एट दैट टाइम. ठीक, तो बेटा जब हम रेट ऑफ डीके की बात करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ डीके तुम कैसे डिनोट करोगे? हाउ यू से रेट ऑफ डीके एज रेट ऑफ डीके. जब भी कभी रेट की बात करते हैं तो वी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म अगर तुम देखो इसका,
ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म देखोगे तो मान लो कि एक छोटे टाइम dt में सपोज dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है, एट अ स्मॉल टाइम dt dn नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई सैंपल इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। तो बेटा रेट ऑफ डीके क्या होगा, dn बाय dt, यस dn बाय dt। बट एक चीज और है यहां पे, वो क्या है, वो भाई ये है कि ये सैंपल डिक्रीज कर रहा है, ये सैंपल डिक्रीज कर रहा है, ये सैंपल कम हो रहा है, बात डीके की हो रही है। दैट मींस द रेट ऑफ डीके विल नॉट जस्ट बी dn by dt but it would be minus dn by dt। यहां पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा। क्यों इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये सैंपल डिक्रीज हो रहा है, यहां पे डीके का फिनोमेना हो रहा है, कुछ एड अप नहीं हो रहा है, ठीक है। द चेंज दैट इज हैपनिंग इज नेगेटिव, then more simple to say the change that is happening is negative. So this rate of decay would be minus dn by dt. Now rate of decay or disintegration is directly proportional to number of undecayed nuclei in the sample at that time। उस टाइम पे कितने number of nuclei sample undecayed है। So I can say therefore minus dn by dt is directly proportional to n। minus dn by dt is directly proportional to n। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनैलिटी लगी है तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, आई नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। तो लेट्स पुट अ कांस्टेंट, सो आई गेट देयरफॉर माइनस dn by dt is equals to lambda times n। dn by dt minus dn by dt is equals to lambda times n। तो लैम्डा एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, कांस्टेंट टर्म। नाउ व्हाट इज दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट लैम्डा is termed as the decay constant। You can also read it as the disintegration constant। In many books it is also given as radioactivity constant। ठीक है, इसको डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी एक खास बात है, खास बात क्या है, दैट लैम्डा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सैंपल। लैम्डा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सैंपल। तो जो सैंपल तुमने न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव मटेरियल का लिया, लैम्डा इज डिपेंडेंट अपॉन दैट, लैम्डा उस पर डिपेंडेंट है। रेडियम लोगे अलग होगा, यूरेनियम लोगे अलग होगा, जो मटेरियल तुम डिफरेंट आइसोटोप लोगे ये उस पर डिपेंडेंट होगा। और उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये लैम्डा, उस पर्टिकुलर आइसोटोप के लिए, उस पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव सैंपल के लिए दिस लैम्डा विल बी अ कांस्टेंट। Is this part up till here very much clear to all of you? Yes please। यहां तक सबको क्लियर है? रियांशु, साहिल, अनुष्का, साक्षी, सोनूवार, ओके ठीक है। तो चलो अब इसको आगे प्रोसीड करते हो, इसके आगे के फॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है। So अभी just now we just got a basic expression that is minus dn by dt is equals to lambda, ठीक है। तो हमें अभी तो बेसिक इनका जस्ट जो लॉ जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके बाद इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकल गए, that is minus dn by dt is equals to lambda n, ठीक है। Now assuming that we started viewing the sample at t is equals to 0, at t is equals to 0 पे हमने सैंपल को देखना शुरू किया, और मान लेते हैं कि at t is equals to 0 में इसमें n नॉट नंबर ऑफ सैंपल्स थे, ठीक है। एंड आफ्टर टाइम t, इसको थोड़ा और शिफ्ट करूंगा, आफ्टर टाइम t सेम सैंपल में t टाइम बाद, ठीक है, एट
t is equals to t टाइम पे नंबर ऑफ सैंपल्स n बचे हैं, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन सैंपल। ठीक है, तो इनिशियल कितने थे? n नॉट थे। अभी कितने बचे हैं इसमें? कुछ n नंबर ऑफ सैंपल बचे। कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। तो अब इस एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा और काम करते हैं। माइनस डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। ठीक है, अब इस पे थोड़ा और काम करते हैं। आई कैन से माइनस डी एन बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा डी टी और डी एन बाय एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी लिख सकते हैं। चलो तब एक काम करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल dn बाय n इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा dt। अब ये dn बाय n, तो dn के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। तो बेटा n कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है? इनिशियल कितना था? n नॉट था। इनिशियल कितना था? n नॉट था। फाइनल कितना बचा है? n बचा है। कितने टाइम में? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से कहां तक? एट टाइम t इज इक्वल टू t तक। ठीक है ना भाई, n नॉट से शुरू किया, इनिशियल n नॉट था, बाद में t टाइम बाद n बचा है। n नॉट कब था? जब t इज इक्वल टू 0 था, फिर t इक्वल टू t पे n बचा है। बराबर, तो चलो इंटीग्रेट करो। नाउ 1 अपॉन n का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log n बेस e। लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी बेटा? लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी? n नॉट से n तक। दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा t। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t तक। ओके, अब इसमें पुट करोगे तो ये क्या आएगा? log बेस e n माइनस log बेस e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ये लिमिट पुट करोगे तो आ जाएगा t। So now this expression can now be written as log a minus log b। तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं log a upon b, लिख सकते हैं, is equals to minus lambda। So this is one another expression based on the radioactive law. This is another expression based on the radioactive law. This is known as the logarithmic expression। इसको हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हालांकि 11th में तुम देख चुके हो, फिर भी दिस इज टर्म्ड एज द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, दैट इज log e n by n naught is equals to minus lambda t। और गौर से देख लो, t is equals to 0 पे इनिशियल सैंपल जो था वो n naught था। कुछ टाइम t के बाद, t टाइम लैप्स होने के बाद, आफ्टर टाइम t, इसमें बचे हुए सैंपल, अनडिकेड सैंपल कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है n। ठीक है, एट t इक्वल टू t। तो ये जो दौरान हुआ है, इस दौरान में n नॉट से n बचा है और टाइम 0 से t है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट आई गेट? आई गेट log बेस e n by n naught is equals to minus lambda t। अब इसके दूसरे एक फॉर्म को और देख लेते हैं। ठीक है, इसके अब एक दूसरे फॉर्म को भी देखते हैं। That is, let us see the exponential form. अब ना this log e n by n naught, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? This can also be written as n by n naught, n by n naught is equals to, ये log बेस e था तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, I hope you remember this expression, log x बेस e if this is equals to y। ठीक है, तो x is equals to e की पावर y, वही किया है यहाँ। देखिए log x बेस e, log x बेस e is equals to y, तो x कितना होता है? e की पावर y, तो देखो e की पावर y। ठीक है, तो इस फॉर्म से we get the exponential form। तो इसको मैं लिख सकता हूं therefore n
is equals to n naught into e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, अच्छा, नाउ कैन एनीबॉडी ऑफ यू टेल मी, हालांकि पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, फिर भी पूछता हूं, which order reaction is this? Can anybody of you tell me which order reaction is this? कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? Very good, Aman. It is the first order reaction. It is the first order reaction. अब एक काम करते हैं, यहां से let us try to define lambda. Let us try to define lambda. ठीक है, कांस्टेंट को यहां से एक और तरीके से डिफाइन करने की बात करते हैं। At time t is equals to 1 by lambda. देखो क्या होगा, at time t is equals to 1 by lambda. n is equals to n naught e की पावर माइनस लैम्डा इंटू t which is 1 by lambda। ठीक है, तो यहां से लैम्डा लैम्डा हो गया, क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा n, n is equals to n naught into e की पावर माइनस 1, और I can turn it to be n naught by e, n naught divided by e, और 1 अपॉन e की वैल्यू होती है, 1 अपॉन e की वैल्यू होती है 0.368, तो ये बचा 0, n is equals to 0.368 n naught, और n is equals to 36.8% of n naught। ध्यान से पढ़ो इस टर्म को, these both are one and the same thing, these both are one and the same thing। n is equals to 0.368 n naught, या इसी को मैं लिख सकता हूं n is equals to 36.8% of n naught। समझ में आ रही बात सबको? मैं क्या लिख सकता हूं, I can say 0.368 n naught, या I can say n is equals to 36.8% of n naught। तो अब यहां से if you want to state something about a lambda, ठीक है, constant, so what you can write is that it is the reciprocal of time, it is the reciprocal of time। क्यों लिख रहा हूं reciprocal of time? जैसे तुमने यहां पे आज t is equals to 1 by lambda लिया था, ठीक है, तो बेटा लैम्डा यहां से क्या बन जाएगा, लैम्डा भी तो 1 अपॉन टाइम बन जाएगा ना, 1 अपॉन टाइम, कौन सा टाइम? ये वाला टाइम जिसमें ये पार्ट होगा। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम in which the undecayed nuclei is 36.8% of initial sample of nuclei। क्लियर हुई बात लैम्डा की? यस प्लीज, इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ भाई बच्चों, ये बात क्लियर है? साक्षी, प्रियांशु, साहिल, सोनू बार का आ गया, तरुणेश मिसिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टुडे तरुणेश एंड जोशी आर मिसिंग। ओके, तो ये तो बात हो गई लैम्डा को डिफाइन करने की, भैया ये लैम्डा होता है। अच्छा, अभी देखो एक और चीज इसी में। नाउ फ्रॉम दिस पार्ट, as we know that this is the first order reaction, let us make a graph of n versus t। n क्या है? नंबर ऑफ undecayed nuclei, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, और ये है टाइम t। ठीक है, अब देखो अगर इसी एक्सप्रेशन को देखोगे, इफ यू सी इन द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, at t is equals to 0, तो at t equal to 0 तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, n will be equal to n naught। ठीक है, at t is equals to 0
n इज इक्वल टू n नॉट, मतलब यहां से शुरू हो रहा है कब, एट t इक्वल टू 0 पे। तो t 0 पे नंबर ऑफ अनडिकेड सैंपल, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कितना है n नॉट। फिर एट t इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी। तो इसी को लिख सकते हो n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन e की पावर इंफिनिटी। अब e की पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, देखो इसको यहां कर लेते हैं, इसको यहां कर देते हैं भाई, एट t इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t बन जाएगी n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट इनटू e की पावर माइनस इंफिनिटी। तो n बन जाएगा n नॉट अपॉन e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, वेरी गुड प्रियांशु, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और तुमको यहां भी एक्सप्रेशन दिख रही है, n इज इक्वल टू नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, which at some time t is equals to infinity would tend to 0, which at some time t is equals to infinity। टच नहीं कर रहा है यहां पर फिगर, ग्राफ टच नहीं कर रहा है। At some time t is equal to infinity, the number of undecayed nuclei will be 0। That means पूरा का पूरा डीके हो जाएगा, पूरा का पूरा डीके हो जाएगा। और एक खास बात और, अभी हमने लैम्डा डिफाइन किया था रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये पोर्शन, ये पोर्शन यहां पे, तो यहां पे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना है, 0.368 n नॉट, 0.368 n नॉट। कब है, कितने टाइम पे है, एट टाइम t is equals to 1 by lambda पे, एट टाइम t is equals to 1 by lambda। So this is the graph between number of undecayed nuclei as well as the time। ठीक है, क्लियर है यहां तक, हाँ भाई बच्चों क्लियर है, Is it okay? Okay, ठीक है, तो ये क्लियर है। तो now we will go ahead and let's do a simple problem। ठीक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, क्या कहता है क्वेश्चन, इट सेज एट टाइम t is equals to 0, at time t is equals to 0, or radioactive sample has 100 nuclei, has 100 nuclei, initial है उसका ये, in t is equals to 1 second, in t is equals to 1 second, number of undecayed nuclei is 90. Find the number of undecayed nuclei at time t is equals to 2 seconds। At time t is equals to 2 seconds। तो इनिशियल वैल्यू दी है कि भैया t is equals to 0, रेडियो एक्टिव सैंपल के पास 100 न्यूक्लियाई थे, दैट मींस ये किसकी वैल्यू है, ये n नॉट की वैल्यू, ये इनिशियल। एट t is equal to 1 सेकंड, कितने बचे हैं इसके पास, कितने बचे हैं, 90 बचे हैं। मतलब पहले केस के लिए ये क्या है, ये n, और पूछ क्या रहा है कि t is equal to 2 सेकंड में कितने बचेंगे।
ठीक है, तो लेट्स यूज अवर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दैट इज log base e n by n naught is equals to minus lambda t. इसको यूज करें तो इनिशियल 1 सेकंड बाद कितने बचे 90 फिर कितने 100, तो आई कैन हैव log base e n कितने बचे 90 डिवाइडेड बाय n नॉट कितना है 100 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इनटू टाइम कितना है 1, तो क्या मिलेगा हमें log base e ये कितना हो जाएगा 9 by 10 is equals to minus lambda. Let me have this as equation number 1. इसको equation number 1 अरे पूछ किसके ले रहा है, पूछ रहा है 2 सेकेंड्स के लिए, ये पूछ रहा है 2 सेकेंड्स के लिए, तो मान लो 2 सेकेंड्स में नंबर ऑफ सैंपल्स दैट आर रिमेनिंग इज n, मान लो 2 सेकेंड्स में नंबर ऑफ सैंपल्स रिमेनिंग इज n, ठीक है, n मान लेते हो, क्या एक्सप्रेशन बनेगी log base e n by n naught, n हमको चाहिए n by n naught कितना है 100 है, इनिशियल वैल्यू तो 100 ही थी ना, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इनटू टाइम 2, ले लिया एक्सप्रेशन नंबर, एक एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, सॉल्व करना आसान है, इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा यहाँ पे log of base e n by 100 whole divided by log base e 9 by 10 is equals to minus lambda into 2 upon minus lambda upon minus lambda, बराबर है, ठीक है, तो माइनस लैम्डा कट गया, क्या बचा हमारे पास log base e n by 100 is equals to upon log base e 9 by 10 is equals to 2. Now this I can write it as log base e n by 100 is equals to log base e twice of log base e 9 by 10, 9 by 10 लिख सकते हैं ना भाई, ये इधर लेके चले आए, ये खाली 2 बचा था, सब कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आती है, एक्सप्रेशन मिल गई। नाउ द सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज log base e 9 by 10 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई, इसको लिख सकते हैं log base e 9 by 100 is equals to log base e 9 by 10 का होल स्क्वायर। अब ये भी log base e ये है और ये भी log base e ये है, what I can do, I can take anti log, ठीक है, taking anti-log, क्या मिलेगा हमको n by 100 is equals to 9 by 10 का होल स्क्वायर, तो n कितना मिल जाएगा 9 by 10 का होल स्क्वायर, तो करो तो 81 by 100 मल्टीप्लाइड बाय ये 100 इधर आ जाएगा, 100 gets cancelled, so therefore n is equals to 81. So number of undecayed nuclei after t is equals to 2 seconds is 81. Is this part very much clear to all of you? हाँ बेटा क्लियर है ये? Yes please. Is this problem clear to all of you? Very general, very basic problem. ठीक है, चल अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं इसी टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है? Now we will talk about half life. Let's talk about another part, that is half life. Half life period is denoted by t half. Half life period is denoted by t half. ठीक है, देखो ये क्या है, the time in which the number
of nuclei in sample decrease to 50% is termed as half लाइफ पीरियड, उसको हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या बोलेंगे कि सर किसी भी सैंपल के दो ही हाफ लाइफ में खत्म हो जाएगा, एक 50% और दूसरा भी हो गया तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने जब इनिशियल एक्सप्रेशन लिखे थे, जब इनिशियल तुमको समझाना शुरू किया था, तो एक वर्ड बार बार स्ट्रेस किया था, दैट इज एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट। तो खेल क्या है एट दैट इंस्टेंट का, कि इनिशियल सैंपल था एन नॉट, ठीक है, एक हाफ लाइफ साइकिल हुई, एक हाफ लाइफ साइकिल हुई, ठीक है, कितना बचा एन नॉट बाय 2 बचा, कितना बचा एन नॉट बाय 2। दूसरी हाफ लाइफ साइकिल हुई, दूसरी हाफ लाइफ, तो किसका हाफ बनेगा, जो एट दैट इंस्टेंट था। तो एट दैट इंस्टेंट कितना था एन नॉट बाय 2, तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा इसका भी हाफ, तो हो जाएगा एन नॉट बाय 4, ठीक। अच्छा, फिर थर्ड हाफ लाइफ साइकिल हुई, थर्ड हाफ लाइफ साइकिल हुई, तो कितना बचेगा, इसका भी हाफ बचेगा, तो कितना हो जाएगा एन नॉट बाय 8, सो ऑन सो फोर्थ कंटिन्यू रहेगा। और जब nth हाफ लाइफ साइकिल होगी, nth हाफ लाइफ साइकिल होगी, तो कितना बचेगा, तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सेकेंड हाफ लाइफ साइकिल थी तो 2 की पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ साइकिल थी तो 2 की पावर 3, तो nth हाफ लाइफ साइकिल होगी तो कितना हो जाएगा एन नॉट 2 की पावर n, कितना हो जाएगा 2 की पावर n। बात समझ में आ रही भैया है, कितना हो जाएगा 2 की पावर n। तो इन सिंपल इफ आई वांट टू राइट, तो after I can say therefore after n half life cycles, after n half life cycles, number of undecayed nuclei, number of undecayed nuclei will be, so number of undecayed nuclei would be given as n is equals to n naught upon 2 की पावर n, n is equals to n naught into 2 की पावर, ये शॉर्ट तरीका है। और परसेंटेज के फॉर्म में देखना चाहो तो परसेंटेज के फॉर्म में देखो, पहली बार में कितना बचा, ये कितना है, ये कितना है 50%, बराबर, ये कितना है, इसका देखो एन नॉट, ये कितना है 25%। थर्ड हाफ लाइफ साइकिल को देखो कितना है, इसका भी हाफ है, कितना है 12.5% है, 12.5%। अगला देखोगे तो 6.25%, क्योंकि परसेंटेज में भी कई बार क्वेश्चन है। So number of undecayed nuclei will be n naught upon 2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, n is the number of half life cycles, क्या बोलते हैं, number of half life cycles। Is this part very much clear to all of you? एक ये एक्सप्रेशन है n is equals to n naught upon 2 की पावर n, ये एक्सप्रेशन क्लियर है, रिलेटेड टू हाफ लाइफ क्लियर है। तो चलो एक चीज और देख लो भाई, इसी हाफ लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में तो क्लियर हो गया, इस टर्म में भी क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट के टर्म्स में जरा देखते हैं। वी नो n इज इक्वल्स टू n नॉट इनटू e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो एट t इज इक्वल्स टू t हाफ, मतलब अगर कोई हाफ लाइफ साइकिल, एक हाफ लाइफ साइकिल हुई तो एट t इज इक्वल्स टू t हाफ n will be equals to n naught by 2,
भाई हाफ सैंपल बचेगा, ओरिजिनल सैंपल एन नॉट था, तो एक हाफ लाइफ साइकिल के बाद नंबर ऑफ अनडिकेट कितना बचेगा, एन नॉट बाय 2। ये एक्सप्रेशन रिप्लेस करो, तो आई कैन से देयरफॉर n व्हिच इज n नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू n नॉट इनटू e की पावर माइनस लैम्डा, t कितना है, t हाफ, बराबर। नाउ फ्रॉम हियर n नॉट एंड n नॉट गेट्स कैंसिल्ड, यस, तो व्हाट आई गेट 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर लैम्डा t हाफ लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा t हाफ इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला गया, लिख सकते हैं भाई, गौर से देखो, लिख सकते हैं। अभी व्हाट आई कैन से, लॉग ले ले दोनों साइड, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या क्या मिलेगा हमको, लॉग e लैम्डा t हाफ इज इक्वल्स टू लॉग 2 बेस e, और सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा इंटू t हाफ इज इक्वल्स टू लॉग 2, सॉरी, लैम्डा t हाफ लॉग e बेस e इज इक्वल्स टू लॉग 2 बेस e, ठीक है। अब लॉग e बेस e कितना हो जाएगा, 1, तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज लॉग लैम्डा t हाफ इज इक्वल्स टू log 2 बेस e, log 2 बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 0.693, 0.693, so therefore from here, therefore I can say t half is equals to 0.693 by lambda, ये आ गई वैल्यू हमारी t half की in terms of decay constant lambda. Is it clear to all of you? ये दोनों एक्सप्रेशंस क्लियर है, दैट इज n is equals to n naught upon 2 की पावर n and value of expression for t half in terms of decay constant lambda. Is this clear to all of you? क्लियर है, अच्छी बात है। एक लास्ट एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करेंगे, शॉर्ट एक्सप्रेशन है, इसको बस याद कर लेना, ये शॉर्टकट की तरह यूज की जाती है कि n number of undecayed sample n can also be given as n is equals to n naught 1 by 2 की पावर n, वही है सेम एक्सप्रेशन जो तुमने करी थी, उसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या, n is equals to n naught upon 2 की पावर n, उसी को मैंने ब्रेक करके लिख दिया है n naught 1 by 2 whole power n, where n is the number of half life cycles. ओके, सो अब इसके प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग कल की क्लास में, और एक्टिविटी भी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी का आगे का पोर्शन भी कल हम फिनिश करेंगे। ओके, सो विद दिस आई एंड माय लेक्चर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड से भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।